हेलो दोस्तों, एक बारी फिर स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से चैनल क्यूट मॉक पर। मैं हूं प्रियांशु सिंह, आपका पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री एजुकेटर। आई बिलीव आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे हमारी आज के इस क्लास के लिए, जहां पर हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं हमारे पॉलिटिकल साइंस की बुक पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का फर्स्ट चैप्टर चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। आपको याद होगा कि हमने पिछले वीडियो के अंदर हमारे दो टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। फर्स्ट वाज रिलेटेड टू द चैलेंजेस ऑफ पार्टीशन, कि हमें पार्टीशन के टाइम पर कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, और नेक्स्ट टॉपिक था कि ये जो पार्टीशन होते हैं, जो बंटवारा होता है इंडिया का दो कंट्रीज में, पाकिस्तान और इंडिया, तो वो किस बेसिस पर होता है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहते हैं और उसके क्या कॉजेस थे। आपको ये भी याद होगा कि पिछले वीडियो के एंड में मैंने आपको दो होमवर्क दिया था। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि हम तुम अप्रोच से पढ़ने वाले हैं, तो उस वीडियो में मैंने अपना काम कर दिया था। मैंने आपको नॉलेज दे दी थी जो भी इन टॉपिक से रिलेवेंट थी। आपको दो क्वेश्चंस होमवर्क के तौर पे दिया गया था। आई होप आप तुम वाला पार्ट करके आए होंगे। अगर आपका आंसर यही है जो आपको स्क्रीन पे मार्क देख रहे हैं, तो आपने सही से एनसीईआरटीज़ को पढ़ लिया है और आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं अपने एग्जाम की। सो डिस्कस करते हैं इन क्वेश्चंस को। जो पहला क्वेश्चन था वो आपसे पूछा गया था कि वो कौन सी मैगजीन थी जिसे अमृता प्रीतम, जो कि बहुत ही प्रोमिनेंट पंजाबी फिक्शन राइटर और पोएट थी, वो कौन सी मैगजीन थी जिसको वो लिखती थी और एडिट करती थी। तो आप देख सकते हैं कि उसका आंसर है नागमणि। ऑलराइट, आइए अमृता प्रीतम के बारे में थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि अमृता प्रीतम एक पंजाबी पोएट और फिक्शन राइटर थी, एंड शी वाज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पंजाबी पोएट। इनके वर्क्स बहुत ही ज़्यादा फेमस थे। इनका एक पोएम आपके एनसीईआरटी में भी ट्रांसलेटेड वर्जन में दिया हुआ है, विच इज़ आज वारिस शाह नु आखा, या फिर टुडे आई कॉल्ड वारिस शाह। आप उसको पढ़ सकते हैं अपनी बुक के अंदर। एंड इन्हें इंडिया में आफ्टर पार्टीशन ये इंडिया में दिल्ली में ही रहना चूज करती हैं। एंड शी हैज ऑल्सो बीन अवॉर्डेड विथ वेरियस अवार्ड्स, जैसे कि आप पद्मश्री देख सकते हैं, साहित्य अकादमी अवार्ड और ज्ञानपीठ अवार्ड से भी इन्हें नवाजा गया है। सो दिस वॉज अबाउट अमृता प्रीतम। अगर आप उस क्वेश्चन के बाकी ऑप्शन चेक करें, जैसे नक्शे फरियादी, दास्ते सबा या जिंदानामा, तो ये सारे वर्क्स किसके हैं? एक और बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट उस टाइम पे पोएट होते थे। आफ्टर पार्टीशन ही डिसाइडेड टू स्टे इन पाकिस्तान ओनली। नाम है उनका फैज अहमद फैज। सो ही वॉज कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट पोएट ऑफ द 20th सेंचुरी इन साउथ एशिया। पूरे साउथ एशियन रीजन में इनको वन ऑफ द बेस्ट पोएट कंसिडर किया जाता है 20th सेंचुरी में। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात करें अगर फैज अहमद फैज के बारे में, सो ही वाज मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स लेफ्ट, यानी वो गरीबों के ज़्यादा सपोर्ट में बिलीव करते थे। एंड ये जितने भी बाकी तीन ऑप्शन है, नक्शे फरियादी, दास्ते सबा और जिंदानामा, दीज आर द कलेक्शन ऑफ पोइट्रीज ऑफ फैज अहमद फैज। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो ये था कि व्हाट वाज द परसेंटेज ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन इन 1951। जब इंडिया का बंटवारा हो जाता है तो 1951 में सेंसस होते हैं, उसमें मुस्लिम पॉपुलेशन कितनी थी। मैंने आपको पहले भी बोला है कि आपने स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी को ही रेफर करना है किसी भी क्वेश्चन के आंसर के लिए। तो अगर आपने अपने एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि ऑलमोस्ट 12% पॉपुलेशन थी मुस्लिम्स की एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। ऑलराइट, अब ये जो इंडिया के लीडर्स थे, जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, आफ्टर पार्टीशन उन्होंने डिसाइड करा कि ये जो 12% मुस्लिम पॉपुलेशन है और जो बाकी माइनॉरिटीज़ है कंट्री में, चाहे वो बुद्धिज़्म, सिखिज़्म या कोई भी और रिलीजन है, वो ये चीज़ एश्योर करेंगे कि बाकी रिलीजन के इंसान भी इंडिया में फ्रीली, इंडिपेंडेंटली, बिना किसी खौफ, बिना किसी फियर के रह सके। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमने डिसाइड किया था कि हम एक सेकुलर नेशन बनाएंगे, हम हर एक रिलीजन की रिस्पेक्ट करेंगे, हम उस चीज़ को फॉलो करना चाहते थे। राइट टू इक्वालिटी हम प्रमोट करना चाहते थे। हमारे लीडर्स का यही विजन था। ठीक है, सो आई बिलीव आप अपना होमवर्क करके आए थे। आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, विच इज रिलेटेड टू द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो टॉपिक है हमारा प्रॉब्लम ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, इसमें हम पढ़ने वाले हैं कि कई प्रिंसली स्टेट्स ऐसे थे पार्टीशन के टाइम पे जो इंडिया का पार्ट नहीं बनना चाहते थे। तो हमने यही जानना है कि वो कौन से स्टेट्स थे, उनको क्या प्रॉब्लम थी, या फिर हमने कैसे उन्हें इंडिया का पार्ट बनने के लिए अग्री कराया, उन्हें पर्सुएड करा। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन जो प्ले करा, सबसे इंपॉर्टेंट रोल जिसने प्ले करा, दैट वाज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। तो आइए सबसे पहले ये जान लेते हैं। वैसे तो
दिस मैन नीड्स नो इंट्रोडक्शन। अभी इनकी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी बनाई गई है गुजरात में। ही इज ऑल्सो नोन एज द आयरन मैन ऑफ इंडिया। बहुत ही सॉलिड इंसान थे। एट द सेम टाइम इन्हें बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहते हैं। जैसे बिस्मार्क ने जर्मनी की यूनिफिकेशन में हेल्प करी थी, वैसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंडिया के यूनिफिकेशन में हेल्प करी थी, और इसी करके इन्हें बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में और भी। बेसिकली सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज अ फ्रीडम फाइटर फ्रॉम गुजरात। ये गुजराती थे, महात्मा गांधी को फॉलो करते थे, उनके साथ चाहे बरदौली सत्याग्रह हो, चाहे खेड़ा सत्याग्रह हो, उसमें इन्होंने जम के पार्टिसिपेट किया था। एंड ऑफ कोर्स ये एक फ्रीडम फाइटर भी थे। आफ्टर इंडिपेंडेंस, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हो जाता है, सो इनको बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन दी जाती है मिनिस्ट्री में। ही वॉज द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, और ये होम मिनिस्टर भी थे फ्री इंडिया के, इंडिपेंडेंट इंडिया के। साथ ही साथ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था 1946 में, उसके अंदर जो इंपॉर्टेंट कमिटीज बनी थी, अलग अलग कमिटीज बनी, जैसे कि फंडामेंटल राइट से रिलेटेड कमेटी थी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कमेटी थी, उसके भी मेंबर थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। सो ही इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स। ऑलराइट, ये चीज दिमाग में रखना है। तो इन्होंने अपने ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, बीइंग द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर, कि ये अलग अलग प्रिंसली स्टेट के रूलर्स से बात करेंगे और उन्हें मनाएंगे कि वो इंडिया का पार्ट बन जाए। बहुत ही डिफिकल्ट टास्क था, क्योंकि ऑलमोस्ट 565 प्रिंसली स्टेट्स उस टाइम पे एग्जिस्ट करते थे, और इन्होंने उन्हें परसुएड करा, उन्हें फोर्स करा, या किसी भी टैक्टिक को यूज करके इंडिया का पार्ट उनको बनवाया। ऑलराइट, अब ये जानते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या थे। व्हाट वर द प्रॉब्लम्स व्हिच वर रिलेटेड टू द प्रिंसली स्टेट्स। तो सबसे पहले हम ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, जो ब्रिटिश के टाइम पे इंडिया होता था, अगर हम उसकी बात करें तो उस टाइम पर दो तरह के स्टेट्स एग्जिस्ट करते थे। कि पहला स्टेट था हमारा ब्रिटिश प्रोविंसेस, पहला था हमारा ब्रिटिश के प्रोविंसेस। ये वो जगह थी जहां पे ब्रिटिशर्स डायरेक्टली रूल करते थे। एंड जो सेकंड थे वो हमारे थे प्रिंसली स्टेट्स। प्रिंसली स्टेट्स आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि यहां पर प्रिंस रूल करते थे। ऑलराइट, अब अगर ब्रिटिशर्स इन प्रिंस को रूल करने का मौका दे रहे हैं, उनको ये अलाउ कर रहे हैं कि तुम यहां पे रूल कर सकते हो इस पर्टिकुलर रीजन में, तो वो किस बेसिस पे अलाउ कर रहे हैं? उनको क्या बोला गया था? दैट यू कैन रूल इंडिपेंडेंटली बट यू हैव टू एक्सेप्ट द स्यूजेरेनिटी, यानी डोमिनेंस। तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा किसका? ब्रिटिशर्स का। तो अगर वो ये ब्रिटिशर्स की पैरामाउंटेसी या तो स्यूजेरेनिटी या तो सुप्रीमेसी एक्सेप्ट करते हैं प्रिंसली, जो प्रिंस है प्रिंसली स्टेट्स के, तो ब्रिटिशर्स उन्हें अलाउ करती थी उस रीजन में रूल करने को। ठीक है, तो अब अगर मैं आपको एक मैप के थ्रू बताऊं कि उस टाइम पे इंडिया का स्ट्रक्चर क्या था, तो ज्यादा क्लियर आपको समझ में आएगा। अगर ये मैं एक रफ इंडिया का मैप बनाऊं, तो मैं इजीली आपको बता सकता हूं कि कौन कौन से प्रिंसली स्टेट्स थे उस टाइम पे जो इंडिया का पार्ट बनना चाहते थे और हमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। ऑलराइट, आई होप ये मैप काफी हद तक क्लियर होगा, आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मैं इसमें भी कुछ मार्क करूं तो सबसे पहले हमारे कुछ प्रिंसली स्टेट्स में बता दूं। जम्मू एंड कश्मीर हमारा एक प्रिंसली स्टेट था, मणिपुर हमारा एक प्रिंसली स्टेट था। जो रेलेवेंट है, जो हमारे एनसीईआरटी से रिलेटेड, मैं सिर्फ उन्हीं की बात करूंगा। यहाँ पे हमारा जूनागढ़ होता था, जूनागढ़ वॉज ए प्रिंसली स्टेट। और हमारा ट्रेवनकोर हो गया, भोपाल हो गया, भोपाल राजा थोड़ा ऊपर है, यहाँ पे हैदराबाद है। तो ये थे हमारे प्रिंसली स्टेट्स, इंपॉर्टेंट प्रिंसली स्टेट्स जो उस टाइम पे एग्जिस्ट करते थे। तो आइए डिस्कस करते हैं इन प्रिंसली स्टेट्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। तो सबसे पहला क्या था कि ये जो ऑलमोस्ट 565 प्रिंसली स्टेट्स है, एट द टाइम ऑफ पार्टीशन ब्रिटिशर्स ने इनको टोटली एक फ्रीडम दे दिया, इनको टोटली एक चॉइस दे दिया कि या तो तुम इंडिया के पार्ट बन सकते हो या तो तुम पाकिस्तान के पार्ट बन सकते हो। और अगर तुम्हें दोनों का ही नहीं पार्ट बनना है तो भैया तुम इंडिपेंडेंट भी रह सकते हो। अब ये जो प्रिंस इतने साल से ब्रिटिशर्स की पैरामाउंटेसी एक्सेप्ट कर रहे थे, अगर उनको ये अपॉर्चुनिटी मिल जा रही है कि हम इंडिपेंडेंटली रूल कर सकते, भाई हमारा राज होगा, कोई टोका टाकी नहीं होगी कहीं पे,
तो वो क्यों इस अपॉर्चुनिटी को मिस करना चाहेंगे। तो ये जो मैंने भी आपको प्रिंसली स्टेट्स बताया, मणिपुर हो गया, भोपाल हो गया, जिसने रिफ्यूज कर दिया तो ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का हिस्सा नहीं बनेगा। या हैदराबाद हो गया, जहाँ के रूलर्स थे निजाम, उन्होंने भी मना कर दिया था कि नहीं अभी हमने नहीं बनना है किसी कंट्री का पार्ट, हम फिलहाल एक स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट साइन कर लेंगे। तो ऐसे बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स हैं जिन्होंने रिफ्यूज कर दिया था इंडिया का पार्ट बनने में, या तो इवन पाकिस्तान का ही पार्ट बनने में। दे वांटेड टू रिमेन इंडिपेंडेंट। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या थी कि अगर हैदराबाद है या फिर भोपाल है या कोई भी और स्टेट है, हैदराबाद तो रादर वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट था, तो ये जो स्टेट्स थे प्रिंसली स्टेट्स, यहाँ के रूलर्स को ये चॉइस दी गई थी कि वो डिसाइड करेंगे कि कहाँ पर कि इंडिया का पार्ट या पाकिस्तान का पार्ट बनना है या नहीं बनना है। जो वहाँ की लोकल पॉपुलेशन थी उसको बिल्कुल कंसिडर ही नहीं किया गया था। एंड द थर्ड प्रॉब्लम वाज कि यही जो हमारे रूलर ऑफ ट्रैवनकोर थे, ट्रैवनकोर मैंने आपको पहले भी बताया साउथ में है, कोची मद्रास वाले साइड आदर, तो ट्रैवनकोर हो गया, जूनागढ़ हो गया, हैदराबाद हो गया, मणिपुर, ऑल दी स्टेट्स रिफ्यूज टू बिकम पार्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि ये जितना भी ब्लू सेक्शन है आपके स्क्रीन के ऊपर, ये जो मैप में आपको ब्लू सेक्शन दिखाई दे रहा है, ये सारे प्रिंसली स्टेट्स थे। ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द इंडियन टेरिटरी उस टाइम पर प्रिंसली स्टेट्स थे। 4 में से एक इंसान, अगर हम जनरली एक एवरेज चेक करें तो वो प्रिंसली स्टेट को बिलोंग करता था। सो बहुत ही मेजर सेक्शन प्रिंसली स्टेट्स का था, इन्हें बनाना बहुत जरूरी था कि वो इंडिया के पार्ट बन जाए। अगर हम हमारे छोटे मतलब इस उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा के अंदर ही हमारे 26 प्रिंसली स्टेट्स है। गुजरात के छोटे से सौराष्ट्र रीजन की बात करें, गुजरात में सौराष्ट्र उस टाइप पे सॉरी, तो वहां पे भी ऑलमोस्ट 15-16 प्रिंसली स्टेट्स एग्जिस्ट करते थे। तो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला था इन सभी स्टेट्स को मनवाना कि वो इंडिया के पार्ट बन जाए। ऑलराइट, अब जानते हैं जो गवर्नमेंट का अप्रोच था इन प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया का पार्ट बनाने में वो क्या था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट बहुत ज्यादा क्लियर थी कि जो लोकल पॉपुलेशन है वहां के एक प्रिंसली स्टेट के, जो वहां के इनहेबिटेंट्स है, दे वांटेड टू बिकम अ पार्ट ऑफ इंडिया। राजा चाहे या ना चाहे, लेकिन जनता तो वहां पे चाहती थी। इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमने एस्टैब्लिश करना था आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो हमने ये भी इंश्योर करना था जो जनता चाहती थी वही चीज हो। सबसे पहले गवर्नमेंट क्लियर थी कि इफ पीपल वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ इंडिया तो हम इस चीज को आगे बिल्कुल बढ़ावा देंगे। नेक्स्ट कि गवर्नमेंट इस चीज के लिए कि जो प्रिंसली स्टेट्स है वो इंडिया का पार्ट बन जाए, उनको ऑटोनॉमी देने को भी रेडी थी। ऑटोनॉमी यानी थोड़ी सी फ्रीडम, थोड़ी सी आजादी देने को रेडी थी कि तुम इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजन खुद ले सकते हो। सो गवर्नमेंट का अप्रोच फ्लेक्सिबल था कि नहीं, ऐसा नहीं है कि हमें ना हार्डकोर स्टिफ रूल्स बना देंगे और प्रिंसली स्टेट्स को उन्हें फॉलो करना होगा। एंड लास्ट कि गवर्नमेंट की प्रायोरिटी क्या थी, कंसोलिडेशन ऑफ द कंट्री। हमें एक ऐसी कंट्री बनानी थी जिसके बॉर्डर्स हैं वो क्लियरली डिफाइंड है। ऐसा नहीं है कि सेंटर में कोई ये रीजन है जो इंडिया का पार्ट नहीं है, यहां से कोई रीजन ऐसे इंडिया का पार्ट नहीं है। गवर्नमेंट ने ये सारी चीजें नहीं करनी थी। उनकी प्रायोरिटी क्या थी, एक क्लियरली वेल डिफाइंड बाउंड्री बनाना इंडिया की। ऑलराइट, अब अगर हम बात करें मुस्लिम लीग के बारे में, सो मुस्लिम लीग बहुत ज्यादा फेवर में थी इस चीज के कि हाँ प्रिंसली स्टेट्स को ये अपॉर्चुनिटी दे देनी चाहिए कि वो डिसाइड कर ले उन्हें किस साइड जाना है। बट जो इंडियन गवर्नमेंट थी उनका ये सर्टेन था कि नहीं, प्रिंसली स्टेट या वहां के रूलर्स को नहीं ये अपॉर्चुनिटी देनी है कि वो डिसाइड करे, क्योंकि इससे क्या होगा, देश का टुकड़ा ही देश का और ज्यादा टुकड़ा हो जाएगा, विच दे डिड नॉट वांट। तो जो इंडियन गवर्नमेंट थी उन्होंने अपने वही पहले के जो 3 अप्रोचेस हमने डिस्कस करे उसको यूज करके ये इंश्योर करा कि जो प्रिंसली स्टेट्स है वो इंडिया के पार्ट बने। अब हम पढ़ेंगे हैदराबाद के बारे में। ऑलराइट, हैदराबाद विच इज लोकेटेड इन द सर्दर्न रीजन ऑफ इंडिया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये एक प्रिंसली स्टेट होता था जिसने रिफ्यूज कर दिया था इंडिया का पार्ट बनने में। डिटेल में जानते हैं एग्जैक्टली हैदराबाद की स्टोरी क्या थी। तो अगर हम हैदराबाद की बात करें विच इज हियर, तो हैदराबाद हमारा एक लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट होता था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। यहाँ के जो रूलर्स थे उनका नाम था निजाम्स। अब जो निजाम्स थे वो वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट पीपल होते थे। एंड इन्होंने क्या करा, आफ्टर इंडिपेंडेंस इन नवंबर 1947 इन्होंने इंडिया के साथ एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर लिया। अब ये टर्म्स आपको अच्छे से याद रखने हैं। मैं सबसे पहला टर्म जो यूज कर रहा हूं दैट इज स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट। ऑलराइट,
नाम से ही पता चल रहा होगा, स्टैंड स्टिल, यानी जो चीज जैसी चल रही है वैसी ही चलने दो, फिलहाल के लिए जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो वैसा ही रहने दो, हम आगे देखते हैं क्या चीज होगा। ऑलराइट, तो हैदराबाद ने इंडिया के साथ नवंबर 1947 में एक स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट साइन कर लिया कि फिलहाल हमें ही रूल करने दो, जो एक प्रिंसली स्टेट का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है हैदराबाद उसी बेसिस पे रन होगा, और हम साथ साथ नेगोशिएशंस करते रहते हैं, चाहे इंडिया के साथ चाहे पाकिस्तान के साथ, जहां पे हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम उस स्टेट को ज्वाइन कर लेंगे या फिर हम इंडिपेंडेंट भी रह लेंगे। ये थी हैदराबाद की स्टोरी। तो ये जब रूलर ने मना कर दिया कि अभी फिलहाल हमें इंडिया का पार्ट नहीं बनना है, जो तेलंगाना वाला रीजन है, हैदराबाद में जो तेलंगाना वाला रीजन था मोर और लेस कहीं यहाँ पे, उन्होंने वहां के जो पीजेंट्स थे और जो वहां के विमेन थी, दे स्टार्टेड अ रिवोल्ट अगेंस्ट द रूलर्स। वो नहीं चाहते थे कि वो हैदराबाद एक अलग से इंडिपेंडेंट कंट्री रहे, तो वो इंडिया का पार्ट ना बने, तो उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट कर दिया उन रूलर्स के अगेंस्ट, ताकि वो इंडिया का पार्ट बन सके हैदराबाद। अब इस मूवमेंट को लीड किसने करा? जो स्टेट कांग्रेस थी उसने, और साथ साथ जो वहां की कम्युनिस्ट पार्टी थी उसने भी इनको इस मूवमेंट को लीड करा। अब जब जनता प्रोटेस्ट पे आ गई है, तो ऐसे तो है नहीं कि निजाम से हाथ पे हाथ रखकर उनको देखने वाले हैं। निजाम ने भी क्या करा, बहुत ही ब्रूटली रिस्पॉन्ड करा, उन्होंने रजाकार्स को रिलीज कर दिया। रजाकार्स कौन थे? ये एक पैरामिलिट्री फोर्स थी निजाम के पास, उसने आम जनता के ऊपर वो पैरामिलिट्री फोर्स छोड़ दिया। जो रजाकार्स थे दे वर असासिन्स, मोरलेस वो असासिन्स भी थे। उनके एट्रोसिटीज, जो उनकी क्रूरता थी उसके तो लाइक कोई पैमाना ही नहीं था। जो नॉन मुस्लिम्स थे वो पर्टिकुलर टारगेट्स होते थे, वो विमेन को भी अटैक करते थे, उन्हें रेप करते थे। तो रजाकार्स ने एकदम तबाही मचा रखी थी हैदराबाद में। अब जब ये खबर सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगी कि इंडिया में हैदराबाद, जो कि एक इतना मेजर सेक्शन है इंडिया का, वहां पे जनता के ऊपर अगर इतना ज्यादा अपराध हो रहा है, उनके साथ इतना बुरी तरह ट्रीट करा जा रहा है, तो वो हाथ पे हाथ रख के नहीं देखने वाले थे। क्या करा सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंडियन आर्मी भेज दी हैदराबाद में। अब ये तो पता ही है, जहां पे इंडियन आर्मी जाएगी वहां पे वो फतेह करके आएगी। तो क्या हुआ कि सितंबर 1948 में जब रजाकार्स के जो एट्रोसिटीज थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या करा, हैदराबाद के अंदर इंडियन आर्मी को भेजा। मुश्किल से 3 से 4 दिन लगे और रजाकार जो थे उनको टोटली वाइप कर दिया गया, निजाम को सरेंडर करना पड़ा, एंड हैदराबाद बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडिया इन सितंबर 1948। तो ये थी हैदराबाद की स्टोरी। आपको याद रखना है स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट कब साइन करा, 1947 में, नवंबर में, आफ्टर इंडिपेंडेंस, सेम ईयर। ठीक है, उसके बाद आपको ये याद रखना है कि निजाम कौन थे, हैदराबाद के रूलर्स थे, वर्ल्ड के रिचेस्ट पीपल थे वो, और उन्होंने किन्हें अनलीश करा नॉर्मल पीपल के ऊपर, रजाकार्स को। जो वहां पे मूवमेंट था तेलंगाना रीजन में, उसको लीड कौन कर रहा था, स्टेट कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी। एंड फाइनली हैदराबाद इंडिया का पार्ट कब बनता है, इट वाज इन सितंबर 1948। आई होप आपको हैदराबाद की स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब जानते हैं मणिपुर के बारे में। ऑलराइट, मणिपुर हमारा नेक्स्ट प्रिंसली स्टेट है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सो मणिपुर इज वन ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, और यहाँ पे उस टाइम पर कौन रूल करता था, वहां पे मोनार्की होती थी। मोनार्की का मतलब क्या होता है, राजा का रूल। तो राजा महाराजा बोध चंद्र सिंह, वहां के उस टाइम पे जो महाराजा थे उनका नाम क्या था, महाराजा बोध चंद्र सिंह। क्या हुआ कि जस्ट बिफोर द इंडिपेंडेंस उन्होंने इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करा था। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो मैं बोल रहा हूं आपको वो अच्छे से अब याद रखना है, इट इज इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। अब ये जो डॉक्यूमेंट था इसका मतलब क्या था कि अगर किसी प्रिंसली स्टेट ने अपनी कंसेंट दे दी है, अपनी हामी भर दी है कि हाँ हमें इंडिया का पार्ट बनना है, तो वो कौन सा डॉक्यूमेंट साइन करते थे, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इसको साइन करने से ये चीज श्योरिटी हो जाती थी दैट दे हैव अग्रीड टू बिकम अ पार्ट ऑफ इंडिया। तो मणिपुर ने क्या करा था, इंडिया के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया था जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस। ऑलराइट, अब मणिपुर में क्या होता है, 1948 ईयर याद रखना है आपको। 1948 में मणिपुर के अंदर जो मोनार्की होती थी उसमें ट्रांजिशन आ जाता है और वो बन जाती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। जिसका मतलब क्या है कि बेसिकली होता क्या है यहाँ पर कि
जो वहां की आम जनता थी वो राजा के रूल से बहुत ज्यादा खुश नहीं थी। तो उन्होंने प्रेशर क्रिएट करा राजा के ऊपर और बोला कि यहाँ पे इलेक्शंस करवाओ, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, एक यहाँ की एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ, और वो जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो वो जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होगी वो तुम्हें एडवाइस करेगी और उस हिसाब से महाराजा को रूल करना चाहिए मणिपुर में। सो इन सितंबर 1948 मणिपुर, इन जून 1948 मणिपुर बिकेम द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। मैं ये नहीं बोल रहा मणिपुर बिकेम द फर्स्ट स्टेट, मैं पार्ट बोल रहा हूं। मणिपुर बिकेम द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन टू होल्ड इलेक्शंस इन जून 1948। ठीक है, ईयर्स आपको याद रखने हैं। महाराजा ने कब साइन करा था हमारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, वो उन्होंने इंडिपेंडेंस के पहले साइन कर लिया था। फिर मणिपुर के अंदर इलेक्शंस होते हुए 1948 जून में, जब मोनार्की कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में कन्वर्ट हो जाती है, यानी राजा जो है वो रूल तो कर रहा है लेकिन उसको एक इलेक्टेड बॉडी जो है वो एडवाइज करने वाली है। अब क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्टेड बॉडी थी जो राजा को एडवाइस करने वाली थी, तो बेसिकली राजा को सारे डिसीजन उन्हीं से पूछ कर लेना चाहिए अगर कुछ भी वो नए चेंजेस लाने वाले हैं। तो होता क्या है कि मणिपुर में 1949 मंथ सेम सितंबर ओनली, जो इंडियन गवर्नमेंट थी दैट वाज एबल टू प्रेशराइज महाराजा ऑफ मणिपुर कि वो इंडिया के साथ मर्जर एग्रीमेंट साइन कर दे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो मैं बोल रहा हूं याद रखना है, दैट इज, आई होप यहां पर आपको दिख रहा होगा, दैट इज मर्जर एग्रीमेंट। ऑल राइट, मर्जर एग्रीमेंट का मतलब क्या है कि कोई भी जो प्रिंसली स्टेट है वो अब टोटली रेडी है इंडिया के साथ मर्ज होने में। यहां पर अगर कोई एक ब्रिटिश प्रोविंस एग्जिस्ट करता है, बेसिकली आप चलो वो इंडियन प्रोविंस है, तो मणिपुर रेडी है अब इस प्रोविंस का पार्ट बनने में, वो एक अलग से प्रिंसली स्टेट नहीं रहने वाली है। तो मणिपुर ने क्या करा, महाराजा जो थे बोधचंद्र सिंह, उन्होंने 1949 सितंबर में मर्जर एग्रीमेंट इंडिया के साथ साइन कर लिया। जो स्टेट कांग्रेस पार्टी थी मणिपुर की, वो विलिंग थी, वो अग्री कर रहे थे इस मर्जर एग्रीमेंट को साइन करने के लिए, लेकिन जो बाकी वहां की पॉलिटिकल पार्टीज थी या जो लोग थे वो नहीं अग्री करते थे। अब क्योंकि महाराजा ने जो वहां का इलेक्टेड लेजिस्लेटिव बॉडी था उनसे कुछ डिस्कस नहीं करा और बस ये मर्जर एग्रीमेंट साइन कर दिया, इस करके बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ती है मणिपुर में आगे। ये हम आगे पढ़ने वाले हैं कि क्या रेपरकशंस होते हैं जब राजा ने बिना मणिपुर के उस इलेक्टेड बॉडी से पूछे ही इंडिया का पार्ट बनने का के लिए हामी भर दी। तो ये हमारे आगे के चैप्टर्स में हम डिस्कस करने वाले हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, वहां पे क्या प्रॉब्लम आते हैं, वो कैसे इंडिया से सेसीड करना चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं, या फिर कैसे कुछ स्टेट्स ये भी कहते हैं कि हम तो कभी ब्रिटिश इंडिया के पार्ट थे ही नहीं, तो हम कहां से इंडिपेंडेंट इंडिया के पार्ट बन गए। ये जितनी भी स्टोरीज है हम आगे वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको मणिपुर का भी केस क्लियर हो गया होगा कि मणिपुर कब इंडिया का पार्ट बनती है, कब वो मर्जर एग्रीमेंट साइन करती है, कब वहां पर इलेक्शंस होते हैं। आपको पता है एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चंस आएंगे, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, साथ साथ ही जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है उनको भी अच्छे से नोट डाउन करते रहे। ऑल राइट, सो ये हो गया बेसिकली हमारा प्रिंसली स्टेट्स के इंटीग्रेशन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स थे वो। मैंने पहले भी बताया है बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स हैं जिन्होंने मना कर दिया था इंडिया का पार्ट बनने में, चाहे वो जूनागढ़ हो, चाहे ट्रैवनकोर हो, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर हो। इसको तो हम आगे और ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड। आज का होमवर्क आप नोट डाउन कर लीजिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि आपको उस डॉक्यूमेंट का नाम बताना है जिसको साइन करने पे गवर्नमेंट जो थी वो कुछ जो प्रिंसली स्टेट थे वो अपना कंसेंट भर देते थे कि हाँ हमें इंडिया का पार्ट बनना है। आपके आगे भी दिख रहा होगा उन अलग अलग डॉक्यूमेंट्स के नाम। आपको अच्छे से सोच के बताना है कि कौन सा वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट है इसको साइन करके वो अपनी कंसेंट देते थे इंडियन यूनियन या फिर पाकिस्तान का पार्ट बनने में। एंड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये आपको बताना है कि वो कौन सा प्रिंसली स्टेट था जो इंडिया का पार्ट बनता है एक प्लेबिसाइट के थ्रू। आई बिलीव आपको पता होगा कि प्लेबिसाइट क्या है, और अगर नहीं है तो ठीक है, रिसर्च करिए थोड़ा इसके ऊपर। नेक्स्ट टाइम हम यही चीज डिस्कस करने वाले हैं, डिटेल में बताऊंगा कि प्लेबिसाइट क्या होता है और कौन सा स्टेट था, कौन सा प्रिंसली स्टेट था जो इंडिया का पार्ट बनता है प्लेबिसाइट के थ्रू। ऑल राइट, तो आई होप आप आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, आपने बहुत सारी नई चीजें जानी होंगी, आपने अच्छे से उसे नोट डाउन भी करा होगा। रिवीजन साथ साथ करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।
सिंपल सा रीजन है लाइक करने का कि आपकी अपनी एक अलग से प्लेलिस्ट बन जाएगी। आपको जब भी ये वीडियो या कोई और वीडियो देखनी होगा आपने लाइक वीडियोस में जाकर इजीली इस वीडियो को फाइंड कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, अपना ध्यान रखिए। लेट्स मीट आफ्टर सम टाइम विद द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।